रिपोर्ट है मेरे पास है नहीं है, लेकिन ऐसे ही मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। हाँ? आप लोग समझने की कोशिश करना। सैंपल मेरे पास नहीं है उसका, मैं बुक से समझा दूंगा आपको। तो एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करा देता हूँ। आज हमारा ये रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा, रिसर्च का मेन पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आईसीटी और दो लेक्चर रहेंगे। आईसीटी का रहेगा एक लेक्चर, और या फिर मैं कल में इसको कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कल में रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। तो इसके ये स्टेप्स हैं, आप लोग सभी लोग इन स्टेप्स को अच्छे से याद कर लें। और अभी हमने कल यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डाटा कंप्लीट कर लिया था, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, शेड्यूल को कंप्लीट कर लिया था। प्रोसेसिंग को मैंने आपको बताया था, ये इनकोडिंग डिकोडिंग को इतना जरूरी नहीं है। मेन जो है आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इस रिसर्च के जो रिपोर्ट के जो स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इनडायरेक्टली मैं आपको, जो आपने साइनोप्सिस यहाँ पे किया था स्टेप नंबर 5 में, स्टेप नंबर 5 में जो स्टेप्स किए थे, सेम वही स्टेप्स ऑलमोस्ट वही आएंगे। बस ये क्या है, ये रिसर्च प्रपोजल मैंने आपको वहां भी समझाने की कोशिश किया था कि रिसर्च प्रपोजल हम अपनी रिसर्च को शुरू करने से पहले बनाते हैं। जैसे कि आप लोग रिसर्च फील्ड में जाने से पहले, जो पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले जो 5 पेज से लेके 15-20 पेज तक की जो एक रिसर्च प्रपोजल बनाते हो, ये रिसर्च से पहले होती है, छोटा रूप होता है। इसमें सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाता है। ठीक इसी प्रकार ये इसका बड़ा रूप होता है, इसको रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं, इसको थीसिस भी बोला जाता है। तो थीसिस, रिसर्च रिपोर्ट सब एक ही है ये। इसमें गहराई होती है, यानी कि जो हमने रिसर्च रिपोर्ट में जो 10-15 पेजों में कंप्लीट करा दिया, तो रिसर्च रिपोर्ट में 50 पेज, 80 पेज, 500, 1000 पेज भी हो सकता है। इसकी पेजेस की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये एंड में किया जाता है। और इससे पहले हमने एनालाइजिंग ऑफ डाटा, कल मैंने आपको काफी पढ़ा दिया था, थोड़ा सा पोर्शन रह गया है, उसके बारे में मैं आज आपको हल्का इंट्रो दे दूंगा। और आज हम एनालाइज ऑफ डाटा करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम पढ़ेंगे, जनरलाइजेशन पढ़ेंगे और रिसर्च रिपोर्ट। ये 4 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे और आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक बार दोबारा से पूछ लेना चाहता हूँ, मुझे बताएंगे कि शालिनी जी मुझे बताएंगे कि डाटा प्रोसेसिंग, कल मैंने समझाया था आपको, आप लोग डाटा प्रोसेसिंग से क्या समझती हैं? बाकी लोग मैसेज करें, और शालिनी योगा जी, पांडे जी मुझे माइक खोल के बताएं। डेटा प्रोसेस में मतलब हम एक डेटा मिलता है, डेटा लेते हैं, वो हमारा डेटा होता है, प्रोसेस करते हैं, मतलब उसको कलेक्ट करते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हो सके, जो मीनिंगफुल हो सके, और वो हमारे काम आता है। तो पहले डेटा होता है, प्रोसेस करके हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, मतलब पहले जिसमें हमारा रॉ डेटा होता है, फिर उसको बहुत बढ़िया, आपकी शायद आवाज कट रही है थोड़ी, लेकिन आपको पता है, बहुत अच्छा बता रहे हो आप, बहुत बढ़िया। तो डाटा प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग में कि हमारे पास बड़ा डाटा है, जैसे कि इस पिक्चर को आप देखने की, समझने की कोशिश करो। ये जो ऊपर आपको जो स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये एक बड़ा सैंपल है हमारे पास, बड़ी चीज है कि बहुत सारे लोगों ने अपना डाटा दिया, अपने व्यूज दिए। अब उनमें से कुछ गलत व्यूज भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। जैसे वो लास्ट टाइम मैंने कल दिखाया था आपको, नोरा जी का वहाँ पे कुछ मिस्टेक था, उसको हम फिर एनालाइज के द्वारा, या तो वहाँ पे हम एवरेज देंगे उनको, या फिर उस पूरे डाटा को हटा देंगे। मतलब कि वो फिर रिसर्चर के ऊपर, उसके माइंड के ऊपर काम करेगा कि वो क्या चाहता है, किस तरीके से वो फाइनल रिजल्ट को
बनाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनल जो निष्कर्ष निकल के आया है उसको बोलते हैं कि ये हमारा एक्चुअल मीनिंगफुल डाटा है, मीनिंगफुल डाटा। अब रिसर्च प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि स्टार्टिंग में ये हमने रो डाटा इकट्ठा किया। अब रो डाटा में सभी चीजें आगे पीछे ऊपर नीचे हैं, यानी कि कोई भी यहाँ पे एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है डाटा, हमारे पास कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। और ये आउटपुट जो है, यानी कि जो हमारा जो फाइनल जो जिससे कंक्लूजन निकलना है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये कंक्लूजन पूरा का पूरा सिस्टमेटिकली अरेंज किया हुआ है। जो थर्ड वाले जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको देखते ही हमें क्लीन पता चल रहा है कि मंडे को 35 डिग्री सेल्सियस है, ट्यूसडे को 34 डिग्री सेल्सियस है। जबकि जो पहले वाले बॉक्स में भी चीज यही है, लेकिन हमें क्लीन नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा है कि 35 किस में है, 34 किस में है, 33 किस में है। मतलब कि ये एक तरीके से इसके अंदर कुछ कमियां हैं, अनस्ट्रक्चर्ड है, अरेंज नहीं किया गया। ये इसकी इसको अशुद्ध डाटा बोलते हैं एक तरीके से, कि अरेंज नहीं किया गया तो इसको अशुद्ध बोलेंगे, और बाद में इसको क्या बोलेंगे, शुद्ध डाटा बोलेंगे। मतलब कि इसको क्लीन कर दिया है हमने, इसकी जो गलतियां हैं वो दूर कर दिया गया। जैसे कि गलतियां सबसे ज्यादा क्या दूर होती है प्रोसेसिंग के अंदर, जैसे कि उसको अरेंज में लगा देना, सिस्टमेटिकली उस डाटा को रख देना। सॉर्टिंग, मतलब कि अगर कोई लग रहा है कि हमें चीज गलत है तो हम उसको काट भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं उस डाटा को वहां से। कंबाइनिंग, अगर हमें एक साथ सातों के सातों दिन का लिखना है तो यहाँ पे सीधा का सीधा एक वीक लिख के सभी टेम्परेचर को लेके एवरेज ले लेंगे हम। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। और मैथमेटिकली स्टेटिक्स का प्रयोग भी किया जा सकता है, मीन मीडियन मोड आदि, इन चीजों का भी यूज करके हम एक तरीके से जो हमारा मीनिंगफुल डाटा बना सकते हैं। तो ये डाटा प्रोसेसिंग के अंतर्गत आएगा। और डाटा प्रोसेसिंग, और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा डाटा एनालिसिस। डाटा एक्चुअल में जो डाटा प्रोसेसिंग है वो डाटा एनालिसिस के अंतर्गत ही आता है। अब इसमें अलग अलग रिसर्चर ने एनालिसिस को अलग अलग तरीके से बताया गया। एनालिसिस को मतलब क्या होता है कि एक तरीके से ध्यान से ऑब्जर्व करना। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई थी, कौन सी पिक्चर थी वो, एक मिनट रुक जाएंगे मैं अभी निकाल लेता हूँ। नहीं, ठीक है, अच्छा बाहर रखी हुई है वो, जो हमारी ही कक्षा की थी वो। उसमें आप लोगों ने वहां पे ऑब्जर्व किया था उसको, और ऑब्जर्व करने के बाद में आप लोगों ने बाद में इसको ध्यान से देखा, एनालाइज करना किया। एनालाइज करना मतलब कि इस डाटा को हमने सॉर्ट किया। अब सॉर्ट करके मान लेते हैं कि हम सॉर्ट करने के बाद में हम डायरेक्ट हम बताते हैं कि निशा जी को मिल गए 85%। सीधा हमने इसको सॉर्ट कर दिया। अब देखिए, एक तो हम इतनी बड़ी लाइन को एक साथ लिखें, और दूसरा हम खाली 85 को लिख दें, तो ये सॉर्ट हो गया ना। अब डायरेक्ट 85% जो है निशा जी के पूरे जो बाकी जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से, यानी कि इसके बाद का जो हम दूसरी जो लिस्ट बनेगी उसमें बाकी जब भी टीचरों का जो कंपैरिजन होगा, तो ये शॉर्ट फॉर्म में हम उसको वहां पे लिखेंगे एक जगह पे, और बाद में कंपेयर करके फाइनल निष्कर्ष तक हम पहुंच जाएंगे। तो ये सारी चीजें ये डाटा एनालिसिस के अंतर्गत आती है। ये दो साइंटिस्ट रहे हैं, नाम कोई मुझे जरूरी नहीं लगता है, तो आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए। रिसर्चर डाटा एनालिसिस इज ए प्रोसेस यूज्ड बाय रिसर्चर्स फॉर रिड्यूसिंग, देखिए, रिड्यूसिंग डाटा टू ए स्टोरी एंड इंटरप्रेटिंग इट टू ड्राइव इनसाइट्स। मतलब कि उसके अंदर से हमें कुछ चेंज करना हो या उस डाटा को छोटा करना हो, रिड्यूस करना हो, उसको डाटा एनालिसिस कहते हैं। हिंदी में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि डाटा को शुद्ध करके उद्देश्यों के अनुसार, मतलब कि हमारा पर्पज क्या है, किस पर्पज से हम उन कमियों को हटाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, उद्देश्यों के अनुरूप ही उसका एनालाइजेशन हो सकता है उसका, और उसके बाद में ही कंक्लूजन निकाला जा सकता है। ठीक है, और उसके लिए अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं। मेथड जैसे कि मीन मीडियन मोड किया जा सकता है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट,
एफ टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उनका यूज किया जा सकता है। वो स्टैटिक्स में आएंगे। हमें अभी इतना डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, खाली टेस्ट के नाम आपको पता हो इतना बहुत है। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के द्वारा कंक्लूजन निकाला जाता है। ठीक है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में आपको पढ़ा चुका हूँ। इंडक्टिव मेथड यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि नीचे लो टू हाई जाना, इसमें खुद करके सीखना, एग्जाम्पल टू जनरल तक जाना। और डिडक्टिव मेथड यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि हाई टू लो आना, फॉर्मूला टू एग्जाम्पल सोल्व करना। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक आना है डिडक्टिव मेथड होता है। डिडक्टिव में पहले से ही फॉर्मूला गिवन होता है, और इंडक्टिव में फॉर्मूला गिवन नहीं होता है, फॉर्मूला हम खुद बनाते हैं। इंडक्टिव में लर्निंग ज्यादा होती है, डिडक्टिव में लर्निंग कम होती है। सबसे पहले हम इसमें क्या चीज करेंगे, एक तरीके से कि हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास रो डाटा आएगा। रो डाटा अनसिस्टेमेटिकली होगा, पहले हम उसको सिस्टेमेटिकली ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज रूप से उसको एक जगह पे लिख देंगे। ऑर्गेनाइज करके, जैसे कि ये अभी कर दिया गया यहाँ पे इस पिक्चर में, ये अभी ऑर्गेनाइज किया हुआ है डाटा, समझिए। यानी कि रो डाटा को ऑर्गेनाइज कर दिया, अलग अलग कॉलम्स में बांट दिया गया, अलग अलग नेम्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। तो ये अभी ऑर्गेनाइज हुआ है, अभी एनालाइज होना बाकी है। जब एनालाइज होगा तो ये कमियां दूर हो जाएंगी और सीधा हम परसेंटेज दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वापिस आते हैं ये। तो अभी इसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, और रिड्यूस करने के बाद में एनालाइज और अच्छे से किया जाएगा, यानी कि क्लीन होता जाएगा, और लास्ट में हमारे पास में एक क्लीन डाटा आ जाएगा, यूजफुल और जो मीनिंगफुल डाटा होगा वही कंक्लूजन होगा हमारा, और वो हमारा उद्देश्यों के अनुसार होगा। और उसको ही बाद में जब अगर वो साइंटिफिकली प्रूव होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के बाद में, तो उसको हम जनरलाइज करते हैं, और उसको बाद में उसी डाटा को फिर पब्लिश किया जाता है, जिसको हम रिसर्च रिपोर्ट में उस चीज को लिखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। आप लोगों ने स्कूल, आप ये सोच के देखिए, आप स्कूल में कोई टीचर का, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि आपको स्कूल के बच्चों का, आपको क्या करना है कि एग्जाम कंडक्ट कराना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से आंसर लेना चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल में जो किन लोगों ने किया है हाथ उठाइए अपना, और फिर मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा और फिर आपको आंसर देना है। चलो मैं रैंडमली पूछ लेता हूँ ऐसे, चलो मैं पूनम मैडम से पूछता हूँ। तो आप सपोज कीजिए कि आप किसी स्कूल में टीचर हैं, और आपको आपके स्कूल में फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी बच्चों ने एग्जाम दे दिया। ठीक है, एग्जाम की पूरा इतने की गठरी बन गया, हमारे पास पूरा टेबल भर गया। तो पूनम जी अब आप क्या करेंगे, आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? सर उनके पेपर रोल नंबर वाइज लगा है, फिर उसके बाद उनके मार्क्स में लिखूंगी चेक होने के बाद। पहला स्टेप आपने, आप रोल नंबर तक चले गए, उससे भी पहले हम पहले उनको क्लास वाइज डिवाइड करेंगे। ऐसा ना हो हाँ कि क्लास क्लास मिक्स वाइज। ना हो जाए एक दूसरे की, क्लास हाँ वाइज, सेक्शन वाइज, फिर रोल बाद नंबर में वाइज। रोल नंबर वाइज, रोल नंबर हाँ वाइज या फिर अल्फाबेटिकली कुछ भी हम अरेंज कर सकते हैं अपने अपने हाँ। ऑब्जेक्टिव के अनुरूप। यानी कि ये चीज हम करेंगे, इसी को ही बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना। यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया गया कि फाइनल जो एग्जाम है उसको, एग्जाम ले लिया गया, पहले हम उसको क्लास वाइज उसको अरेंज कर देंगे, या फिर उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज, अगर बहुत सारे पेपर हैं तो हिंदी का इंग्लिश का उनको भी अलग करना पड़ेगा हमें। उसके बाद में हमें रोल नंबर वाइज, नेम वाइज जो भी है हम उस तरीके से उनको अरेंज करेंगे। डाटा रिडक्शन, मतलब कि डाटा रिडक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूमेरिकल और डिजिटल इंफॉर्मेशन। रिडक्शन हमेशा ये क्वांटिटेटिव में होता है कि नंबरिक फॉर्म में उसको कम करना। और इसको आप यहाँ पे इस तरीके से आप समझिए, डाटा रिडक्शन जैसे कि एक तरीके से ये डायग्राम जो होते हैं कि बाद में जो भी डाटा बन गया हमारा, उस डाटा को हम क्या करते हैं, एक
जिसे मैं आपको एक दिखाता हूँ पिक्चर। ये रहा, इस पिक्चर में आप देखिए, और इस पिक्चर में आप, सॉरी चाहूंगा मैंने अलग से नहीं लिया आपको, इसी में मैं समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए सर। आप ये समझ लीजिए, इस वाले पिक्चर को आप समझ लीजिए, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि ये तीन कलर यहाँ पे दिए हुए हैं, तीन अलग अलग क्लासेज हैं। तीनों क्लासेज में यहाँ पे दे दिया गया, जैसे कि ब्लू कलर है, ऑरेंज कलर है, ठीक है, स्काई कलर है। इन तीनों को यहाँ पे अलग अलग मैनेज कर दिया गया। मतलब कि अब वो बड़ा, यानी कि जो 50-50 बच्चे थे अलग अलग क्लासेज में, उसको हमने शॉर्ट कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और रिड्यूस करने के बाद में अभी एक चार्ट में हम पूरी क्लास को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर, या फिर ये पाई चार्ट के रूप में। इस तरीके से ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है, उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। उसको रिड्यूस कर दिया, जो बहुत सारी, अगर हम टेबल की फॉर्म में लिखेंगे तो डाटा हमारे पेजेस काफी कम ज्यादा भर जाएंगे, लेकिन उसी को हम जब हम चार्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, तो वो छोटी सी जगह पे पूरी क्लास का रिप्रेजेंटेशन वहां पे हो सकता है। तो डाटा रिडक्शन का मतलब यही है यहाँ पे कि ज्यादा जो न्यूमेरिकल फॉर्म था, यानी कि ज्यादा जो चीज थी उसको शॉर्ट में बना देना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसका डाटा अगर मैं बनाना चाहूँ इन दोनों का, जैसे कि मैं यहाँ पे पाई चार्ट बनाता हूँ, ठीक है, रफली बनाता हूँ आप लोगों के समझाने के लिए, ठीक है। ये मैंने एक पाई चार्ट बनाया यहाँ पे, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया कि ये जो परसेंट है ये हमारा पहला जो है निशा जी का है, ठीक है। अच्छा, और जो दूसरा एक कॉलम मैंने बना दिया, ये हमारा, ये कुंदन जी का, सॉरी पेन ज्यादा चल रहा है ये। तो इस तरीके से मैं एक खाली एक सर्कल के द्वारा, जो ये चीज आपको पूरे स्क्रीन पे जो वर्ड से लिखा हुआ है, इतना सारा डाटा, उसको मैं खाली एक गोले के अंदर समेट सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसी को ही डाटा ये रिडक्शन कहते हैं, मतलब कि रिड्यूस कर दिया मैंने उस चीज को, या फिर नॉर्मल मैंने परसेंटेज बेस पे लिख दिया। ठीक है जी, समझ गए आप लोग? थोड़ा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे यहाँ पे? उसको हमने छोटा बना दिया, और ये न्यूमेरिकल फॉर्म में ही पॉसिबल है, क्योंकि जब तक वो नंबरिंग फॉर्म में नहीं होएगा, हम परसेंटेज कैसे दे सकते हैं, कैसे उसको डिवाइड कर सकते हैं? उसको डिवाइड करने में बड़ी दिक्कत होगी। अब एनालाइज दो तरीके से किया जा सकता है डाटे का। एक तो क्वांटिटेटिव डाटा होगा, एक क्वालिटेटिव डाटा होगा। क्वांटिटेटिव में हमेशा ही नंबर होते हैं, और क्वालिटेटिव में इसमें गुण के आधार पे चीज होती है। अब क्वांटिटेटिव में जैसे कि कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्म, जैसे कि इससे पहले जो मैंने भी फोटो दिखाई थी, वो कोई 80 नंबर्स दे रहा है, कोई 82 दे रहा है, उसको हमने रिडक्शन कर दिया कि निशा जी 85, कुंदन जी 70 है, उनको अलग अलग हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में दे दिया, और उसके बाद में उसको और अच्छे से एनालाइज किया गया। तो ये आएगा क्वांटिटेटिव डाटा एनालाइज के अंतर्गत। लेकिन अब हम किसी के क्वालिटी को देख रहे हैं कि वो कितना ईमानदार है, कितना वो झूठ बोलता है, कितना, यानी कि उसकी क्वालिटीज हमें देखनी है, और उसके उसके आधार पे जो उस डाटा को जब एनालाइज किया जाएगा तो उसको क्वालिटेटिव डाटा एनालाइज कहते हैं। जैसे कि नॉर्मली जो हम, जैसे कि अभी हमने दिखाया था वो तो डाटा था। अब जैसे कल मैं आपको एक शादी वाला एग्जांपल दे रहा था, या फिर इंटरव्यू के दौरान भी एक तरीके से एनालाइज किया जाता है सामने वाले पर्सन की क्वालिटी को। और शादी से पहले जो मीटिंग होती है उसमें भी एक एनालाइज किया जाता है कि उसमें उनके पास 5 से 10 मिनट का टाइम होता है। आजकल तो ज्यादा मिल जाता है टाइम, लेकिन ऐसे शॉर्ट टाइम होता है, शॉर्ट टाइम में उनको एक दूसरे को जानना होता है कि क्या ये मेरे लिए शूट करेगा, नहीं शूट करेगा। तो मतलब कि गुणों के आधार पे हम उसकी परख करते हैं। तो ये क्वालिटेटिव डाटा एनालाइज के अंतर्गत है। अब इसके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं फिर से आपको दोबारा बता देता हूं, मैंने थोड़ा सा गहराई ले ली गई है, शायद इतनी गहराई हमारे पेपर में ना आए। क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एंड इन्फरेंशियल
एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है कि जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। डिस्क्रिप्टिव हम किस चीज का देते हैं, यानी कि जो इंसिडेंट पहले ही हो चुका होता है, हमें हर चीज का पहले ही पता है, तो उसकी हाइपोथेसिस नहीं बनतीगी। इस चीज का आप ध्यान रखिए। डिस्क्रिप्टिव यानी कि जो चीज पहले हो चुकी है, हमें खाली उसका डिस्क्रिप्शन देना है। और जबकि इन्फ्रेंटल एनालिसिस क्या होता है, इसमें अजम्पशंस बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हाइपोथेसिस बनती है। इन दोनों के अंदर इतना डिफरेंस रखेंगे याद। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हाइपोथेसिस नहीं बनानी पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले से ही सारी चीज मौजूद होती है, हमें खाली उसको एनालाइज करके उसका कंक्लूजन निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास हठ रत्नावली मौजूद है ऑलरेडी, हठयोग प्रदीपिका मौजूद है, घेरन संहिता मौजूद है। 3 टेक्स्ट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन हमारे पास पहले ही है। हम तीनों टेक्स्ट को देख करके अब एनालाइज निकालेंगे कि धोती क्रिया किसमें ज्यादा बेहतर तरीके से बताई गई है। बाद में जब अच्छे से एनालाइज करेंगे तो बोलेंगे नहीं, घेरन संहिता में बहुत ही विस्तृत तरीके से धोती को बताया गया है। तो एक हमने एनालाइज किया ना तीनों के तीनों ग्रंथ का, कोई हाइपोथेसिस बनाने की ज्यादा नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रंथ तो पहले ही लिखे जा चुके हैं, लिखने थोड़ी हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जिस तरीके से इसमें हर चीज पहले से सोचनी पड़ती है कि हम क्या क्या प्लानिंग करेंगे, क्या रिसर्च डिजाइन करेंगे, इसलिए यहाँ पे इस इन्फरेंटल एनालिसिस के अंतर्गत हाइपोथेसिस बनती है। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, इसको इसके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसको किस तरीके से, कौन कौन से टूल्स के द्वारा, यानी कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हम इस डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि मीन के द्वारा इसका एनालाइज किया जा सकता है, मीडियन के द्वारा एनालाइज किया जा सकता है। मीन आपको पता ही होगा ना कि टोटल जो सारे नंबर ले लेंगे और टोटल नंबर यानी कि एवरेज को ही मीन बोलते हैं। लगभग सारे नंबर ले लेंगे, उनको जोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जो निष्कर्ष आएगा उसको हम मीन बोल देंगे, टोटल नंबर्स को। मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है कि जो सबसे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देंगे सारा डाटा को, या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देंगे। जो बीच का जो पॉइंट आएगा उसको मीडियन कहते हैं। मोड क्या होता है कि जो मोस्ट कॉमन वैल्यू होती है, जो सबसे ज्यादा जो रिपीट होती है, उसको मोड कहा जाता है। परसेंटेज है, परसेंटेज, ठीक है। इस तरीके से खाली नाम नाम देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी, रेंज, ठीक है। ये सारी की सारी जो है डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत आएंगी। दोबारा से बता रहा हूं मैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस टूल के अंतर्गत मेन, मीडियन, मोड, परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी और रेंज, इन टूल्स के द्वारा हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं। अब इसके अलावा जो इन्फरेंटल एनालिसिस होती है, इन्फरेंटल एनालिसिस, क्योंकि इसमें हाइपोथेसिस हम बनाएंगे, ऊपर मैंने बताया है, यहाँ पे देखिए इसको 2 भागों में उन्हें डिवाइड किया, डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंटल। अब इन्फरेंटल को यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं पैरामेट्रिक और दूसरे को बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक। अब हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं कि पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। आप इसमें खाली इन टेस्ट को याद कर लेंगे। पेपर में ये टेस्ट के नाम आ सकते हैं, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है नाम को आने की, कि टी टेस्ट, जेड टेस्ट किसके अंतर्गत आएगा, और ची स्क्वेयर टेस्ट, स्पीयरमैन टेस्ट एंड यू टेस्ट किसके अंतर्गत आएगा। बस इससे ज्यादा गहराई में क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो पैरामेट्रिक में क्या होता है कि फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन, कि हमें पूरी की पूरी जानकारी होती है पॉपुलेशन के बारे में। मतलब कि जितने भी लोग हैं, मान लेते हैं कि मैं योगा करा रहा हूँ, मुझे पता है कि सामने 100 लोग बैठे हैं योगा करने वाले, तो मुझे मतलब कि पॉपुलेशन के बारे में पूरी जानकारी है। उसके बाद में जब हम उसका एनालाइज करेंगे तो वो पैरामेट्रिक के अंतर्गत आएगा। अब नॉन पैरामेट्रिक में
मुझे पता ही नहीं, मैं तो फेसबुक पे बैठ के योगा करा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि कितने लोग योगा कर रहे हैं, या मैं मान लेता हूँ कि मैं स्टेज पे योगा करा रहा हूँ और सामने भी 100 से ज्यादा लोग बैठे हैं, लेकिन मुझे गिनती नहीं की पता कि कितने लोग बैठे हैं। यानी कि जहाँ पे पॉपुलेशन का नहीं पता, वो जो अगर वहां पे फिर उसको एनालाइज किया जाएगा, वो नॉन पैरामेट्रिक के अंतर्गत आएगा। दोबारा से बता रहा हूं मैं, जहां पे हमें पॉपुलेशन के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है, कितने लोग बैठे हैं, कहाँ कहाँ बैठे हैं, सबकी क्या क्या वैल्यू है, तो वो पैरामेट्रिक के अंतर्गत आएगा। और नॉन पैरामेट्रिक में जहाँ पे हमें पॉपुलेशन के बारे में कोई विशेष जानकारी न हो, तो पैरामेट्रिक के अंतर्गत टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा, पियर्सन कोरिलेशन, ये जो मेन मेन टेस्ट हैं ये आएंगे। और नॉन पैरामेट्रिक के अंदर ची स्क्वायर टेस्ट, स्पीयरमैन कोरिलेशन और ये यू टेस्ट, ये इसके अंतर्गत आएंगे। और जो हम उसके वेरिएबल्स, जो स्केल होता है, हमने 4 स्केल्स के बारे में आपको बताया था। इन नॉमिनल नॉमिनल होता है, ऑर्डिनल होता है, इंटरवल होता है और रेशो होता है। नॉमिनल स्केल में जैसे कि हमने वहां पे आपको पढ़ाया था कि नेम होते हैं, यस नो, मेल फीमेल, जहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं होता, किसी भी तरीके से हम उसमें लिख सकते हैं। कि बता दिया कि इंडिया में कितने स्टेट हैं, कोई भी 5 स्टेट के नाम बताओ, तो कुछ भी बताया जा सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। लेकिन ऑर्डिनल डाटा में एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि किसी को रैंकिंग हमें देना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एक रैंकिंग में हम उसको खड़ा करेंगे। इंटरवल में जिसमें नेम भी होता है, ऑर्डर भी होता है, और उनके बीच का जो डिफरेंस भी उन चीज में नोटिस किया जाता है, वो इंटरवल स्केल के अंतर्गत आता है। और रेशो में ट्रू जीरो लिया जाता है, जिसमें उन दोनों का क्या होता है, रेशो भी बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा थोड़ा इन चीजों को ध्यान कर लेंगे, इनको छोड़ दे, ज्यादा गहराई हो जाएगा, मैंने ज्यादा ले लिया टॉपिक आप लोगों के लिए, तो भी छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए इसको भी। हाँ, अब आप इस टॉपिक को पढ़िए। ठीक है, एनालिसिस इतना बहुत है, इतना नहीं आता वहां से। अब हम पढ़ते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो मैं एक बार मुझे बता देंगे, मोना जी मुझे बताएंगी हाइपोथेसिस क्या होती है, उसके बाद में हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम पढ़ेंगे। कि भैया परिकल्पना। थोड़ा डिफाइन कीजिए हाइपोथेसिस में क्या होता है। हाँ भैया, जो हाइपोथेसिस होती है मतलब परिकल्पना, उसमें एक संभावित उत्तर देते हैं हम, और वो जो होती है, जो हमारी प्रॉब्लम होती है उससे जुड़ी हुई होती है हमारी, और वो जो तथ्य होता है ना, वो एक स्पष्ट शब्दों में होता है, जिससे हम उसका उत्तर ढूंढ सके। मतलब उसमें हम कल्पनाएं नहीं कर सकते, वो एक आधार के बेस पे की जाती है। ऐसा नहीं बोल सकते कि वहां पे बादल उड़ रहे हैं, वहां पे वर्षा हो रही है, ऐसा नहीं, इसका एक आधार होना चाहिए, तो ही हम उसे परिकल्पना। वेरी गुड, संतोषी जी ने भी मैसेज किया कि रिसर्च से पहले करते हैं, बहुत बढ़िया। कि एक हाइपोथेसिस जो मैंने आपको पढ़ाई थी, वही उसी की बात हो रही है यहाँ पर। वो हाइपोथेसिस हमने कब किया था, पहले हमने रिसर्च प्रॉब्लम लिया था, रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिया था, वेरिएबल्स लिए थे पहले, उस फिर ऑब्जेक्टिव लिया था, और उसके बाद में वेरिएबल स्केल्स लिए थे वहां पर, उसके बाद में हाइपोथेसिस वहां पे की थी, हाइपोथेसिस के बाद में रिसर्च डिजाइन आती है। तो वहां पर जो हमने स्टार्टिंग में रिसर्च शुरू करने से पहले जो हाइपोथेसिस बनाई थी, वो क्वालिटेटिव थी, क्योंकि उस समय हमें कुछ नहीं पता था, हम एक अनुमानित आधार पे चिंतन कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, मेरा रिजल्ट ये आना चाहिए, इतने दिनों बाद मुझे ये करना चाहिए। वो सही भी हो सकता था और वो गलत भी हो सकता था। लेकिन अब जो, क्योंकि अब हमने पूरी रिसर्च कर चुके हैं, अब हमारे पास डाटा भी आ चुका है, डाटा को हमने एनालाइज भी कर लिया है। अब हम चेक करेंगे जो हमने पहले हाइपोथेसिस बनाई थी, उस समय हमने जो जो सोचा था, और आज जो हमारे सामने जो निष्कर्ष आया है, उनको कंपेयर किया जाएगा।
उनमें डिफरेंस देखा जाएगा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था एक नल हाइपोथेसिस। कौन मुझे बताएगा नल हाइपोथेसिस के बारे में? जी कुंदन जी बताइए नल हाइपोथेसिस के बारे में। कुंदन जी नहीं जा रही है। सॉरी मीनाक्षी सॉरी जी बताइए। नहीं नहीं, हाँ बताओ एक्चुअली कुंदन जी। माइक म्यूट नहीं किया था और मैं बोलने कोई बात गया। नहीं, बताइए कुंदन जी। इस नल हाइपोथेसिस में कोई संबंध नहीं होता, इसमें इसमें कह सकते डिस्प्रूव रहता है ये दो चरों के बीच। जैसे महेश योगी जी का आपने एक एग्जांपल दिया था, उसके ध्यान का स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव नल हाइपोथेसिस था। आप समझ तो गए हो लेकिन वर्ड नहीं दे पा रहे हो। मीनाक्षी जी वर्ड देंगी, बताओ मीनाक्षी जी। तो कोई संबंध सर नहीं नल पाया जाता है। हाइपोथेसिस को जो है हम रद्द करने की कोशिश करते हैं, मतलब इसको रिसर्चर जो है डिस्प्रूव करने की कोशिश करता है, और इसमें जो दो वेरिएबल हो सकते हैं उनमें रिलेशनशिप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कुछ जनरली नहीं है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं अगर कोई रिलेशन नहीं आता है। और आप मान लीजिए कोई रिलेशन लगता है हमें कि हो सकता है, तो फिर हम उसको नल को अल्टरनेटिव में चेंज कर देते हैं। बहुत बढ़िया। और ये रफ और जो नल मैंने आपको पहले पढ़ाया था, आज उसकी टेस्टिंग करने की बारी है। आज हमें ये देखना है कि हाँ ये नल है और ये नल को हमें रिजेक्ट करना है। वो परसेंटेज जो एक्चुअल जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हमें उसको देखना चाहिए। वैसे तो टाइप्स तो और भी बहुत होती है लेकिन मैंने यहाँ पे मेन इन चीजों को लिया है। नल जिसको हम H0 से यहाँ पे मेंशन करते हैं और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को HA से नॉर्मली मेंशन किया जाता है। नल हाइपोथेसिस जिसमें हम पहले जो रिसर्चर होता है वो ये मान के चलता है कि जो हम वेरिएबल्स ले रहे हैं इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इस तरीके से मान के चलते हैं। अगर उसके ऊपर काम करने के बाद में अगर उनका कोई रिलेशन पाया जाता है, ठीक है, रिलेशन पाया जाता है तो उसको हम नल हाइपोथेसिस को कैंसिल कर देते हैं, तो उसको हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करते हैं। लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस के बाद में जब हमने उसकी टेस्टिंग किया, डाटा एनालाइज किया और उसके बाद में हमने पाया कि इसके बीच में कोई विशेष संबंध नहीं है, वही हम पहले था और वही अब कर रहे हैं, तो मतलब कि ये बेकार है हमारा, यानी कि जो चीज हम सोचना चाह रहे हैं वो टाइम और मनी हमारा वेस्ट हो रहा है। इसको यहीं पे रिसर्च को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर होगा, पहले मैं आपको समझा चुका हूँ ये टॉपिक। अब इन चीजों का ध्यान रखेंगे। इसके लिए टेस्ट होते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए ये मेनली ये 3 टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है। ची स्क्वायर टेस्ट जिसको इस तरीके से एक्स स्क्वायर से हम मेंशन करते हैं यहाँ पर, और टी स्टूडेंट टेस्ट, ये टेस्ट होता है। स्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे, पीएचडी में ज्यादा गहराई से हम इन चीजों को पढ़ेंगे, अभी खाली आप नाम पढ़ लीजिए। एक जेड टेस्ट होता है, ठीक है, यानी कि ची स्क्वायर टेस्ट, टी स्टूडेंट टेस्ट, जेड टेस्ट, ये जो है ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि इन टेस्ट के द्वारा हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है। जिस तरीके से हम ब्लड सैंपल लेते हैं ना, डॉक्टर क्या करता है हमारे खून से हमारे पूरे शरीर में से मान लेते हैं कि 50 ml का खून ले लेता है और उसको जाके लैब में भेजा जाता है और वहां पे जाके उसकी टेस्टिंग की जाती है। इसको टीबी है, इसको मलेरिया है, इसको चिकनगुनिया है, इसको यूरिया की दिक्कत है, किडनी इसकी फेल हो रही है, वो बाद में चेक होके आता है ना, टेस्ट होके आता है। ठीक इसी प्रकार ये अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, ये मैथमेटिकली टेस्ट होते हैं जो हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद में इन टेस्ट के द्वारा फिर पता लगाएंगे कि रिलेशन है या नहीं है। रिलेशन पाया जाएगा तो उसको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, और रिलेशन नहीं पाया जाएगा तो उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जो सिग्निफिकेंस होता है इसका मतलब क्या आता है कि कितना डाटा
सिग्निफिकेंसी है, इसको हम अल्फा से मेंशन करते हैं। और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, इसको सी से मेंशन किया जाता है। और इनको जब हम लिखते हैं तो अल्फा प्लस से, इस तरीके से इसको यानी कि इन दोनों को मिलाकर 100% माना जाता है। अल्फा इसका मतलब होता है, अल्फा का मतलब कि पहले कितना था, जिससे आप इससे समझने की कोशिश करेंगे कि अल्फा 5% से कम है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी कि मान लेते हैं कि पहले की हमारी जो हाइपोथेसिस थी, ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कंपनी का। ठीक है, एक कंपनी है जो अपनी मेडिसिन को मार्केट में लॉन्च कर रही है। ठीक है, वो मेडिसिन 1000 उसकी मेडिसिन है, और वो देखती है कि मेरी 1000 मेडिसिन जो है एक मंथ में, एक महीने के अंदर बिक जाती हैं, एक महीने में सेल हो जाती हैं। अब इस कंपनी ने क्या किया, नई मेडिसिन को लॉन्च किया। मान लेते हैं कि पहले वाली जो मेडिसिन थी उसको वो एक्स नाम था। अब इसने दूसरी मेडिसिन को लॉन्च किया, दूसरी मेडिसिन जो वाई नाम से लॉन्च किया उसने, और क्वांटिटी इसने बराबर रखी। ठीक है, क्वांटिटी बराबर रखी और देखा कि इसको बिकने में भी एक महीने का ही टाइम लग रहा है, या एक महीना 1 दिन, एक महीना 2 दिन, लगभग इस तरीके से टाइम लग रहा है। या फिर नई मेडिसिन जो हमने बनाई है वो पहली मेडिसिन से ज्यादा यूजफुल है, तो मान लेते कि जो पिछले वाली 30 दिन में बिकी थी ये 28 दिन में ये सेल हो जाती है। तो मतलब कि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब कि जैसे कि पहले वाले का और बाद वाले का अगर दोनों का डिफरेंस अगर 5% है, या 1% से 5% के बीच में आता है, तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि वो 28 दिन और 30 दिन लगभग बराबर हैं, तो मतलब कि नई मेडिसिन कोई ज्यादा यूजफुल नहीं है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं कि भैया ये जो नई मेडिसिन जो लॉन्च किया है इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, आप बेकार में ही इस नई मेडिसिन के ऊपर अपना टाइम और अपनी मनी वेस्ट कर रहे हो, तो इसको कैंसिल कर दिया जाता है। यही अगर इसी केस में अगर हम दूसरा देखें कि उसने 1000 मेडिसिन बनाया, पहली बार में वो 30 दिन उसको बिकने में लगे थे, और दूसरी वाली जो 1000 मेडिसिन बनाया वो उसके 15 दिन में सेल हो गया। अब यहाँ पे तो लगभग इसका जो गैप है 50% का डिस्टेंस हो गया, यानी कि पहले वाली लगभग 100% थी जो 30 दिनों में उसकी जो मेडिसिन सेल हुई थी, और जो दूसरी वाली जो मेडिसिन है वो 15 दिन में बिक गई, क्योंकि वो इतने ज्यादा यूजफुल थी, लोगों को ज्यादा फायदा करने लग गई थी, इसलिए लोग उसको जल्दी जल्दी परचेज करने लग गए। और परचेज करने लगे तो वो 1000 जो सैंपल के पीस भेजे गए थे मार्केट में वो 15 दिन में ही समाप्त हो गए। तो मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस लगभग 50% आया। तो अब हम क्या अनुमानित आधार पे बोलेंगे कि हाँ एक्चुअल में इस मेडिसिन में कुछ होगा, तभी लोगों ने ज्यादा परचेज किया, मतलब कि उस बीमारी का और उस मेडिसिन का कोई अच्छा रिलेशन है, तभी लोगों को उससे बेनिफिट मिला और तभी लोगों ने उसको ज्यादा परचेज किया। इसका मतलब ये हम देखते हैं, यहाँ पे तो मैंने 50% का एग्जाम्पल ले लिया, अगर वो 6% 10% का भी अगर रिलेशन मिलता है उसके अंदर, तो भी हम उसको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंतर्गत मानेंगे। बस हमें इतना ध्यान रख लेना है, अगर उनका जो डिफरेंस है अगर 5% से कम पाया जाता है तो उसको हम ना के बराबर उसको नल हाइपोथेसिस ही मानेंगे। ये मानेंगे कि 4% 5% 3% ये कोई रिलेशन नहीं है, ना के बराबर रिलेशन है। लेकिन 5% से अगर ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है तो उसको हम मानेंगे कि हाँ इन वेरिएबल्स के बीच में, यानी कि वेरिएबल्स यहाँ पे क्या हुआ, मेडिसिन वेरिएबल हो गया और वो बीमारी वेरिएबल हो गया, इनके बीच में कि कुछ न कुछ रिलेशन है, तो अब इसके ऊपर वर्क करना चाहिए ताकि फ्यूचर में जो कंपनी है उसको भी बेनिफिट मिले और जो लोग हैं जो उसको ले रहे हैं उनकी बीमारी भी जल्दी ठीक हो। तो उसके ऊपर बाद में और ज्यादा चिंतन मनन किया जाता है
और उसके आगे और भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि रिलेशन अब यहाँ पे मिल चुका है। अब हम साइंटिफिकली बोल सकते हैं कि जो चीज हम कर रहे थे, हमारे जो रिसर्च है वो सक्सेसफुल हो गई। और हमेशा जब हमें अपनी रिसर्च को सक्सेसफुल बनाना है, आप फ्यूचर में जब आप लोग जब रिसर्च करोगे तो आपको भी नल हाइपोथेसिस को कैंसिल करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि इनका रिलेशन 5% से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने भ्रामरी प्राणायाम और मेमोरी का हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम को करने से मेमोरी बढ़ती है। मान लेते हैं कि हमने 1 महीने तक हमने भ्रामरी प्राणायाम कराया, और मान लेते हैं कि किसी बच्चे की, मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, किसी बच्चे की जो मेमोरी का जो लेवल है 100 है, मैं स्कोर दे दिया 100 है पहले का, ठीक है, और भ्रामरी प्राणायाम कराया तो वो 100 से बढ़ के 102% पे आया, यानी कि 100 जहाँ पे स्कोर था वो 102, 103 आया, 105 तक आ गया। तो क्या कहेंगे कि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब भ्रामरी प्राणायाम ने मेमोरी के ऊपर कोई विशेष काम नहीं किया। ठीक इसके अपोजिट, जो 100 लेवल दिया गया था भ्रामरी प्राणायाम करने से, जो 100 लेवल था वो 120 हो गया, 130, 150 हो गया, मतलब कि उनका जो बीच का रिलेशन था काफी उसके अंदर चेंज आया। अब हम क्या कहेंगे कि नहीं, अब भ्रामरी प्राणायाम और मेमोरी का कोई ना कोई रिलेशन है, तभी इनके बीच में इतना ज्यादा चेंज मिला है हमें। तो अब हमें भ्रामरी प्राणायाम के आगे और रिसर्च करनी चाहिए, और ये अब साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, क्योंकि जो हमने हाइपोथेसिस, जो टेस्टिंग हमने किया है, वो टेस्टिंग हमें बता रही है। जो हमने जेड टेस्ट किया, टी स्टूडेंट टेस्ट किया, ची स्केयर टेस्ट किया, ये स्केयर जो टेस्ट दिए गए हैं ये बड़े ही साइंटिफिकली टेस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े मैथमेटिक फॉर्मूले होते हैं, जब स्टेटिक्स में पढ़ेंगे वहां पे आप देख लेना। तो इनके जरिए बाद में जो हमने पाया, फिर हम साइंटिफिकली बोलेंगे, क्योंकि साइंटिफिकली में, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में हमें बताना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल फॉर्म में हाँ ये इतना डाटा आया है, इतना दोनों के अंदर डिफरेंस मिला है, इसीलिए हम इसको, ये रिसर्च को हम मान्य करते हैं। अब मैं प्रमाणित आधार पे कहता हूँ कि मेरी रिसर्च साइंटिफिकली है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा डिफरेंस है वो 5% से ज्यादा मिला है हाइपोथेसिस टेस्ट के दौरान। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने का टॉपिक था ये। ठीक है, इसके बाद में हम, अरे टाइम काफी हो गया, तो आप 1 मिनट रुक जाइए, मैं आज इसको करा देता हूँ। ठीक है, आप लोग सेम बनाएंगे 10 मिनट सिर्फ, ओनली 10 मिनट्स, या मैं एंड कर दूं क्लास को? किसी को समस्या तो नहीं है? अच्छा, राधिका जी कल कह रही है, चलो जी ठीक है जी, सॉरी मैं समझाने में ज्यादा घुस गया अंदर। तो आज का टॉपिक इतना ही रहा, और जनरलाइजेशन, और वैसे 5 मिनट लगेंगे हमें, ज्यादा कोई वो नहीं है, 5 मिनट आप सही है बना के रखिए। अब मैं ऊपर ऊपर से जाता हूँ, ठीक है। जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो चीज हमें आगे मिली उसको हमने ओवरऑल कर दिया, यानी कि जो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि मैं बोलते हैं एग्जांपल देता हूँ कि रामदेव बाबा जी ने कपालभाति पे रिसर्च किया, और उन्होंने कहा कि मैंने अपने आश्रम में 100 लोगों के ऊपर रिसर्च किया, और उन 100 लोगों का जो हाइपर एसिडिटी की शिकायत थी वो दूर हो गई। तो अब रामदेव जी ने मीडिया में आके बोल दिया कि हाँ देखिए, इन लोगों की बीमारी मैंने ठीक की है, आप लोग भी करो, आप लोगों की भी ठीक होएगी। तो मतलब कि अब वो नियम उन्होंने 100 लोगों से उठा करके पूरी पब्लिक के ऊपर डाल दिया, सब लोगों के ऊपर भी है, सब लोग उसको मान्य करो, सब लोगों को लगेगा वो नियम। तो जो जनरलाइजेशन है वो हमेशा ध्यान रखेंगे, डिडक्टिव को मान्य करता है, इंडक्टिव को नहीं मान्य करता। इसका रीजन ये है, जो इंडक्टिव होता है वो सब्जेक्टिव होता है, इसके अंदर ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये हमने खुद बनाया है।
जबकि डिडक्टिव जो होता है फार्मूला हमसे पहले जो हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो बना चुके होते हैं इस फार्मूला को। तो इसलिए डिडक्टिव जो होता है वो ज्यादा साइंटिफिकली माना जाता है। ये हम मानते हैं कि इंडक्टिव में लर्निंग ज्यादा होती है, लेकिन क्योंकि वो सारी चीज हम खुद ही कर रहे हैं, हम खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, खुद ही हर चीज नहीं बना रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम हर चीज ही पूरी कंप्लीट बना पाए। लेकिन जो डिडक्टिव होता है हमसे पहले जो हजारों जो साइंटिस्ट जो रिसर्चर रहे होंगे, उन्होंने हजारों रिसर्च किया होगा, वो रिसर्च करने के बाद में उन्होंने कोई फार्मूला दिया। अब वो फार्मूला कभी गलत नहीं हो सकता, इसीलिए जो डिडक्टिव मेथड होता है उसको साइंटिफिकली माना जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो जनरलाइजेशन होता है वो किसको मान्यता देता है, इंडक्टिव को मान्यता देता है या डिडक्टिव को? तो वहां पे आपका आंसर रहेगा डिडक्टिव को मान्यता देता है, क्योंकि जो रिसर्च है, रिसर्च हम को हमें साइंटिफिकली प्रूफ करना है, और साइंटिफिकली प्रूफ उसी चीज को किया जा सकता है जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वांटिटी के रूप में मेजर किया जा सके। क्योंकि डिडक्टिव में इसमें नंबरिंग दिए जाते हैं, इंडक्टिव इंट्यूशन के ऊपर वर्क करती है, ये क्वालिटी, इसको क्वालिटी को नंबर में नहीं बताया जा सकता, इसलिए इंडक्टिव को साइंटिफिक नहीं माना जाता, डिडक्टिव को साइंटिफिक माना जाता है, इसलिए जनरलाइजेशन में डिडक्टिव को मान्यता मिलती है। ठीक है, इस चीज को पढ़ लेंगे, इसको आप छोड़ देंगे। और अब हम लास्ट में हम पढ़ते हैं रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। रिसर्च रिपोर्ट को मेनली 3 चीजों में डिवाइड किया जाता है। रिसर्च रिपोर्ट को ही थीसिस भी कहते हैं, मतलब कि जब हमने सारा, जब हम रिसर्च वर्क कर चुके हैं, उस रिसर्च वर्क को जब हम एक पेपर में लिख करके सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं। आप इस तरीके से लगाओ कि आप लोगों ने पूरे साल एमए में आपने पढ़ाई किया, और फाइनल एग्जाम के दौरान आपने जो पूरे साल में पढ़ाई किया था वो 3 घंटे के अंदर 20, 30, 40 जितनी सीट आपकी भरी उसके अंदर अपना सारा ज्ञान वहां पे टीचर को दे दिया, और उसके आधार पे फिर वो आपके नंबर लगाएगा कि आपको 70% मिले, आपको 80% मिले। ठीक इसी प्रकार थीसिस से यानी कि रिसर्च रिपोर्ट में किया जाता है कि हमने पूरी साल, यानी कि पूरे साल में, 2 साल में, 10 साल में जितना भी टाइम आपको रिसर्च में किया है, डाटा में, सैम्पलिंग में, इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है, वो सारा फॉर्मेट हमें पूरा सिस्टमेटिकली लिखना होता है, उसी को रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं। रिसर्च रिपोर्ट को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। इसको प्राइमरी मटेरियल कहते हैं, मेन पार्ट कहते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री मटेरियल कहते हैं। इसको हिंदी में प्रारंभिक सामग्री, मुख्य भाग और पूरक सामग्री भी कहते हैं। अब प्राइमरी मटेरियल में क्या आएगा, जैसे कि इसके अंदर सबसे पहली चीजें आएंगी। पहली चीजें जैसे कि टाइटल दिया जाएगा, कि बाहर हम टाइटल क्या देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दर्शाने के लिए, मैं सॉरी चाहूंगा कि मुझे, मेरे पास थीसिस नहीं है, इसलिए मैं इस बुक को थीसिस के रूप में आपको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप ये समझिए कि ये एक थीसिस है। तो जैसे कि बुक में टाइटल दिया जाता है कि टाइटल क्या है, योग दर्शन है, कोई पिक्चर लगाई जाती है, यहाँ पे गीता प्रेस ने किया, यहाँ पे आप लिखोगे कि ये तो कुंदन जी ने लिखा है। अच्छा, कुंदन जी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? अच्छा, वो तो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। अच्छा, कुंदन जी के गाइड कौन है, उस गाइड का नाम आएगा, डेट आएगी, कब उसने वो पब्लिश किया, कब वो जर्नलाइज किया, उन सब चीजों की डिटेल बाहर आउटलाइनिंग यहाँ पे दी जाएगी। तो ये बाहर का टाइटल पेज होगा, और टाइटल पेज आपका बिल्कुल ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यही आपके एक तरीके से जो फर्स्ट इंप्रेशन डालता है आपकी रिसर्च का। इसके बाद में एक अनुमोदन पत्र दिया जाता है, जिसमें एक तरीके से अनुमोदन पत्र है, जैसे कि हम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हम ये कार्य कर रहे हैं, कि मैं एलबीएस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी मुझे अलाउ कर रही है कि आप इस रिसर्च के लिए एलिजिबल हो, आपको ये रिसर्च करनी है। तो उसमें यूनिवर्सिटी के नाम से वो पत्र लिखा जाता है, और उसके जो अप्रूवल लेटर है वो दिखाया जाता है कि हाँ, हमने इनके अंतर्गत रहते हुए रिसर्च कार्य किया है। रजिस्ट्रेशन नंबर गवर्नमेंट से हम ले भी सकते हैं, ले लें तो ज्यादा उत्तम रहेगा।
कुछ लोग नहीं लेते हैं, लेकिन ले लेना उत्तम रहता है। जो अच्छी जब हम बुक पब्लिश करते हैं तो उस समय रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। जैसे कि इस बुक का भी मिलना चाहिए हमें यहाँ पर, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा हमें यहाँ पे जब हम ध्यान से देखेंगे। तो जैसे कि ये प्रकाशक लिख दिया इन्होंने यहाँ पे, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा, संख्या दी हुई है ना। तो इस तरीके, अच्छा रुकिए, यहाँ पे मिलेगा एक तरीके से। हम ध्यान से जब देखते हैं ना, जो अच्छे लेवल की किताबें होगी उस पे स्पष्ट लिखा मिलेगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर, इस तरीके से, और किसने वो दिया है वो भी वहां पे मेंशन मिलेगा। पराकथन मतलब कि हम अपने बारे में बताएंगे कि इसमें मैंने जो रिसर्च किया है, इसमें नीरज जी ने मेरी सहायता किया, मोहित जी ने मेरी सहायता किया, यानी कि जो जो लोग आपकी हेल्प करते हैं उन लोगों के नाम यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं और आभार प्रकट किया जाता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना किसी किताब में, वो आभार प्रकट किया जाता है कि वहाँ के एचओडी ने, उस कुलपति ने मेरी ये सहायता की, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। तो वो जो पेज होता है उसको पराकथन कहते हैं। अब विषय सोचिए, इसको टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। मतलब कि इसमें एक तरीके से हम एक उसके रूप में मेंशन करते हैं कि कौन सा पेज हमारा कहाँ पर होगा। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर इनको भी मेंशन करना चाहिए। ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट, कि मतलब कि हमारा कंटेंट क्या है। जैसे कि समाधि पाद है, यानी कि यहाँ पे इसका दे दी, यानी कि पृष्ठ संख्या, पेज नंबर दे दिए, यानी कि इस तरीके से सिस्टमेटिकली हमें पहले ही किसी पेज बात ढूंढना है तो डायरेक्ट में पता लग जाएगा भैया 43 पेज को खोलो, 43 पेज पे साधन पाद शुरू हो रहा है। तो हेलो भैया। कंटेंट का ये होता है जी। भैया वो कल वाले भैया वो कह रहे हैं मैं अपनी थीसिस प्रेजेंट करना चाहता हूँ। अच्छा, विश्वनाथ जी कह रहे हैं क्या? हाँ जी, अगर चाहिए ठीक है तो ठीक है। कर देता हूँ हाँ, तो। अभी आप रिप्रेजेंट कर देना, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। 1 मिनट का टाइम और मैं लेना चाहूंगा, फिर आप हाँ वही टाइम डायरेक्ट लाइव जाएगा। दिखा देना। हाँ कर अच्छा लेंगे। रहेगा आप लाइव दिखा दोगे तो, क्योंकि मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं बुक से काम चला रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल या हम फिगर्स की भी बना सकते हैं। ठीक है। अब सर मेन पार्ट में क्या हेलो होता है। हाँ जी। सर, जो आपने नीचे एक्नॉलेजमेंट लिखा है ना, तो वो प्राकृतन को ही एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। तो शायद लिस्ट ऑफ फिगर के बाद नहीं आएगा वो एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि हमने जो पढ़ा था ना। एक्नॉलेजमेंट। हाँ, हम्म। जैसे सबसे पहले टाइटल पेज आता है, फिर जो अनुमोदन पत्र है उसको हम डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, जो हमको यूनिवर्सिटी से मिलता है। फिर अच्छा ये अच्छा आपका अच्छा। रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर जो प्राकृतन है उसको हम जी एक्नॉलेजमेंट जी, बोलते हाँ हैं। बहुत बिल्कुल ठीक बताया, बिल्कुल ठीक बताया। ये जो प्राकथन है, वेरी बिल्कुल, थैंक यू मीनाक्षी जी। प्राकथन और ये शायद इंग्लिश हिंदी ने कंफ्यूज कर दिया मेरे को, ये दोनों एक ही है। जी, दोनों एक इसको ही है। पहले भी कुछ लोग पहले भी लिख देते हैं, कुछ ज्यादा वो नहीं है कि हमें इसके बाद ही लिखना है। कंटेंट से पहले भी इसको लिखा जा सकता है और कुछ लोग इसको बाद में भी लिख देते हैं। ठीक है। तो मेन पार्ट में इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन और रिव्यू ऑफ लिटरेचर दिया जाता है। एक तरीके से अब हमें यहाँ पे हर चीज को डिटेल में बताना है। ध्यान रखना, हम थीसिस लिख रहे हैं, थीसिस में हर चीज को हमें डिटेल में बताना है। रिसर्च डिजाइन हमने क्या क्या डिजाइन किया, पूरा प्लान हम अच्छी सिस्टमेटिकली यहाँ पे लिखेंगे। कैसे हमने कौन कौन सी सैम्पलिंग मेथड को यूज किया, कैसे डाटा को कलेक्ट किया, कैसे इसको एनालाइज किया, कैसे उसकी इंटरप्रिटेशन, उसको व्याख्या किया, हर चीज को हम डिटेल में लिखेंगे। चाहे हमें 50 पेज, 100 पेज, 200 पेज, 500 पेज कितने ही हमें भरने में लग जाए, लेकिन हर चीज को हमें डिटेल में मेंशन करना है यहाँ पे। उसके बाद में कैसे हमने कंक्लूजन निकाला, कैसे हमने कौन कौन सी मेथड के द्वारा कंक्लूजन निकला, यानी कि कैसे हमने हाइपोथेसिस की टेस्टिंग किया, वो हर चीज को यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। और जनरलाइजेशन दिया जाएगा और रिकमेंडेशन, मतलब कि इसके अलावा कि जैसे कि मैं कह रहा हूं कि शायद मेरी रिसर्च में कुछ कमी रही होगी, या फिर अगर हमें लगता है कि इन चीजों को आपने छोड़ दिया, तो आप यहाँ पे स्पष्ट लिख दोगे कि हाँ इन टॉपिक्स पे काम और होना चाहिए। तो वो मैं यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया जाता है कि फ्यूचर में अगर और कोई उसके ऊपर कुछ करना चाहता है
रुको, रिकमेंडेशन और सजेशन। रिकमेंडेशन में वो आता है, सॉरी जो मैंने उल्टा बता दिया, सजेशंस में आता है ये चीज। सजेशंस में हम ये बता देते हैं कि मैंने ये चीज छोड़ दी, इन चीजों पे वर्क होना चाहिए। और रिकमेंडेशन में वो चीज आती है कि एक तरीके से जो, जैसे कि हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिया है ना, उस तरीके से एक तरीके से रेफरेंसेस यहाँ पे दिए जाते हैं कि मैं ये जो जो चीजें बता रहा हूँ उन ऑथेंटिक बुक्स के द्वारा या उन ऑथोरिटी जो राइटर रहे हैं उनके आधार पे मैं ये चीजें बता रहा हूँ, ये रिकमेंडेशन के अंतर्गत आएगी। तो आप लोगों को क्या करना है ना, अंदर की चीजें तो पूछी नहीं जाएंगी। पेपर में जो भी मैंने आज तक जो क्वेश्चन देखे हैं, तो क्वेश्चन हमारे में ये आते हैं कि इसको सीरीज में सेट करो। ये हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि इंट्रोडक्शन दे देगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर दे देगा, टेबल कंटेंट दे देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा, पत्र दे देगा। अब बोल देगा पेपर वाला कि इसको, अब इसको सही फॉर्म में असेंडिंग में डिसेंडिंग में इसको मैनेज करो। इस तरीके से हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है। तो इनको इस तरीके से पॉइंट में आप लोग ध्यान कर लेंगे। और जो लास्ट का जो सेक्शन बच गया, इसको कॉम्प्लीमेंट्री मटेरियल कहते था, तो पूरक सामग्री, यानी कि एंडिंग जो मेन जो रेफरेंस इसमें 500,000 हम इसमें रेफरेंसेस दिए जा सकते हैं बिब्लियोग्राफी में। ध्यान रखेंगे जो स्टार्टिंग में हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर दिया था उसमें सिर्फ मेन रेफरेंसेस दिए जाते हैं, और जो एंड में जो बिब्लियोग्राफी दी जाती है उसके अंदर आप अनलिमिटेड रेफरेंसेस दे सकते हो। ये छोटा सा दोनों के अंदर डिफरेंस है। अपेंडिक्स में जो कल विश्वनाथ जी ने आपको समझाया था कि जैसे कि वहां पे 2 नंबर, 6 नंबर, 91, इस तरीके से वहां पे मेन पेजेस में तो शॉर्ट नंबर डाल के लिख दिया और उन नंबर को लास्ट में जाकर के अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, तो इसको अपेंडिक्स कहते हैं, यानी कि परिशिष्ट कहते हैं। और सूचकांक, सूचकांक जैसे कि इसको अल्फाबेटिकली मैनेज किया जाता है। जैसे कि आपने योग दर्शन के आप एंडिंग पेज देखना, एंडिंग पेज में निकालता हूँ, एंडिंग पेज आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने देखिए मैं, ये, रे, व, एक तरीके से इन्होंने अल्फाबेटिकली मैनेज कर दिया सारे के सारे सूत्रों को, तो ये इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कर दे तो ज्यादा अच्छा रहता है, ये सूचकांक के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों को इनको सीरीज में याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमारी रिसर्च कंप्लीट हुई। आप सबको बहुत बहुत बधाई। इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को आप लोगों ने कितना संयम बना के समझा, ठीक है। तो अब विश्वनाथ जी को मैं निग्रह करूंगा कि अब वो प्रैक्टिकली सब लोगों को दिखा दें, क्योंकि मेरे पास तो था नहीं, आपके पास शायद प्रैक्टिकल होगा तो उससे बच्चों का कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जी विश्वनाथ जी, आप आगे समझा सकते हो। और मेरी कोशिश रहेगी कि कल के लेक्चर में जो आईसीटी और जो हमारे सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, इन चीज़ों को, ये छोटा सा टॉपिक और दिया है हमारे सिलेबस में, कल मैं उसको भी कंप्लीट कराने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी और कल हम रिसर्च को खत्म कर देंगे, ठीक है। हाँ जी विश्वनाथ जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ सर, आपने कुछ बोला, मुझे एक कॉल आया था ना, तो मैंने साउंड कम कर दिया था। कर दूं या अभी? आप स्टार्ट कर सकते हैं, मेरा हो गया है। आप प्रैक्टिकली अगर बच्चों को दिखाएंगे तो शायद और ज्यादा इनको समझ आ जाए। हाँ हाँ। तो ये जो मतलब ये मेरा नहीं है, मेरा भी सबमिट नहीं हुआ है, तो दिखाना सही नहीं रहेगा। तो ये जो है हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसका एक पोर्टल है, शोध गंगा करके, तो उस पे रहता है, उस पे बहुत सारे रहते हैं। एक, हाँ, इसमें गूगल मीट में थोड़ा सा ये होता है। हाँ, नहीं हुआ ना? हाँ, एक नहीं हुआ, ये दूसरा हुआ है, स्टॉप है।
अभी शो हो रहा है शायद। इकडे नको येऊ, आता मला बोलायचं। दिख रहा है सर? हाँ हाँ भैया दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है ना? हाँ, तो ये जो है ये ऐसा है, ये ऊपर ये फर्स्ट पेज रहेगा। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी ऑफ इनफर्टिलिटी है। तो ये यूनिवर्सिटी का नाम रहता है, ये रिसर्च स्टूडेंट का नाम रहता है। वैसे ये तो पीएचडी का है। ये जो गाइड रहते हैं अंडर गाइडेंस ऑफ, उनका रहता है, उनका डिसिग्नेशन। और नीचे जहाँ पे हमें एडमिशन मिला है उसका यूनिवर्सिटी का नाम रहता है। तो ये एक साथ देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ये फर्स्ट पेज टाइटल पेज रहेगा ये वाला। तो उसके बाद में ये सर्टिफिकेट जो आएगा, ये जो गाइड है, ये गाइड ने हमें अप्रूव करना है कि इसने सिंसियरली सब किया है। इसके बाद में हमारा डिक्लेरेशन रहता है स्टूडेंट का कि मैंने कहीं से चोरी नहीं की और ईमानदारी से सब किया है, और ये थीसिस मैं दूसरी जगह किसी दूसरी डिग्री के लिए मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये उनका कहना है। और उसके बाद में ये कंटेंट मतलब इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट्स आएगा। तो इसमें सब पूरा समझ में आता है कि इस थीसिस में क्या है। तो ये इंडेक्स जो है, एक मैं दूसरी इंडेक्स भी बाद में बताऊंगा, वो बहुत 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 डिटेल में लिखी है। और ये जो है ये थोड़ी सी मीडियम में लिखी है। तो ये चैप्टर का नंबर रहेगा, ये कंटेंट उसमें जो है वो रहेगा, और ये पेजेस। तो ये जो पहले वाले पेजेस है ये देखेंगे फर्स्ट है रोमन फर्स्ट टू रोमन 11 शायद। तो ये 11 तक जो है ये पेजेस है, ये काउंट नहीं होते हैं। मतलब जो 50 पेज का 80 पेज का रहता है तो उसमें ये काउंट नहीं होते हैं। तो ये प्रियर पेजेस रहते हैं। उसमें क्या रहता है, ये अभी हमने जो देखा वो जो गाइड है उनसे लिया हुआ सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट का जो एडमिट करता है कि मैंने सिंसियरली किया है। और वो जो थैंक्स रहता है जिन्होंने हमें मदद की इसमें, उन सबको धन्यवाद देने का रहता है वो। और टेबल ऑफ कंटेंट्स या इंडेक्स जो भी है वो, तो ये यहाँ पे आएगा। और जो अभी ये इंडेक्स ऑफ होरोस्कोप्स एंड ये जो है ये उनके सब्जेक्ट के हिसाब से, और एब्रेविएशन का चार्ट रहता है कि कोई देवनागरी या सिंधी या कोई अलग लैंग्वेज लेते हैं तो उसमें से ये अगर जो थीसिस की भाषा है तो इसमें ट्रांसलेशन मतलब दोनों का जो भी कुछ संबंध है वो इसमें दिखते हैं। तो उसके बाद में हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है। ये फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो इसमें 1 से 15 पेजेस है। अभी इसके बाद में जो है ये इसमें बहुत सारी मतलब ये है चेंजेस है कि कोई क्या करता है कि कंसेप्ट पहले क्लियर करता है, कोई क्या करता है कि पहले प्रॉब्लम लेता है, प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं उसको। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होता है उसमें से हाइपोथेसिस तक आते हैं, और फिर कंसेप्ट क्लियरेंस या रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, और कोई पहले कंसेप्ट क्लियरेंस करता है। तो ये यहाँ पे इन्होंने ज्योतिष ऑन इनफर्टिलिटी मतलब इंट्रोडक्शन अपने सब्जेक्ट का दे दिया है। और उसके वो क्या करेंगे तो फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स फॉर इनफर्टिलिटी एंड एप्लीकेशन रूल्स ऑफ द चार्ट, ये है। तो ये उनके सब्जेक्ट के हिसाब से है। तो ये उसके बाद में डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशंस, ये उनका सब डाटा कलेक्शन का चैप्टर है। तो इसमें डाटा जो है तो उनकी जो कुंडलियां वगैरह रहती है तो वो कुंडली में जो सब टाइप्स रहते हैं मतलब उसमें जो सब चैप्टर्स रहते हैं, बीज, क्षेत्र, संतान, तिथि, करण, ये सब उसमें उन्होंने किया है। और एक का फिर कंपैरिजन भी दिया है। और उसके बाद में उसका एनालिसिस किया है। और ये जो ये भाषा फिर अभी ज्योतिष की ही है, संताना तिथि, संताना त्रिपुता ऐसे। तो ये
उनका डाटा जो है उन्होंने जो कुंडलियां ली थी तो उन्होंने फिर डाटा किया। ये पहले डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें भी अभी जो मैं बताया था वैसे डाटा, रॉ डाटा लेना, उसके बाद में उसमें प्रोसेस करना, उसके बाद में एनालिसिस करना, ऐसे। तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन है। इसके बाद में ये एनालिसिस है। तो ये अंदर जाएंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कम समझ में आता है कि उसका प्रोसेसिंग कैसे किया है। तो ये हो गया एनालिसिस तक उनका डाटे का, डाटा जो प्रोसीजर है उसका। और उसके बाद में ये आएगी समरी। तो समरी कोई लिखता है, कोई नहीं लिखता है। और कंक्लूजन तो सबसे जरूरी है। कंक्लूजन के बाद में कोई इसमें डिस्कशन भी रहता है, और उसको जनरलाइजेशन भी बोल सकते हैं, या कोई जनरलाइजेशन अलग से भी लेता है। तो ये कंक्लूजन, डिस्कशन, सजेशन भी कोई लेता है। और उसके बाद में ये लास्ट वाले पेज आएंगे। फिर अभी ये लास्ट वाले पेज भी काउंट होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो ये लास्ट में क्या रहता है कि बिब्लियोग्राफी, मतलब जो भी हमने रेफरेंसेस लिए हैं उसकी जो मतलब जो भी रेफरेंसेस लिए हैं उन सभी का उधर 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर डाल के उसको लिखना होता है। और दूसरा जो है इसमें कोई ग्लॉसरी भी लिखता है। तो जो भी टर्म्स है हमने इस्तेमाल किए हैं, तो जो टर्म्स है उसका आसान शब्दों में उसका वर्णन किया जाता है, वो ग्लॉसरी रहता है। और एक रहता है कि साइटेशन, मतलब जो हम रिसर्च पेपर से लेते हैं तो उनका वहां पे एक नंबर दिया जाए बोलते हैं। तो वो साइटेशन का कोई अलग पेज लिखता है, कोई फुटनोट में लिखता है उसी पेज पे। तो ये इस तरह से रहता है ये। और उसके बाद में जो परिशिष्ट एनेक्सर्स जो रहते हैं, तो उसमें हमने जो इसमें इस्तेमाल किया है उसका बेसिस कौन सा है, हमने जो टूल्स इस्तेमाल किए हैं तो वो टूल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो जो क्वेश्चनर लिया होता है वो क्वेश्चनर उनको ये करना है। एक 5 मिनट, क्वेश्चनर जो रहता है तो वो क्वेश्चनर एम्प्टी क्वेश्चनर उनको यहाँ पे देना होता है। और फर्दर स्कोप फॉर रिसर्च जो हमने सजेशन बोला था, तो उसके लिए ये लास्ट वाला एक पेज रहता है। कोई ये पहले लेता है और ये क्वेश्चनर या एनेक्सर और बिब्लियोग्राफी लास्ट में लेता है। तो इस तरह रहता है। तो ये उनका होरोस्कोप का जो थीसिस है, तो ये उसमें मार्स, जुपिटर, सन, उनका अभी ये दिया है। हमने जो पहले देखा था कि इंटरप्रिटेशन, ये पहला वाला हो गया। अभी ये इंडेक्स ऑफ टेबल्स है, मतलब जो भी टेबल्स इस्तेमाल किए हैं पूरी थीसिस में, कोई 5 नंबर पे पेज पे है, कोई 9 नंबर के पेज पे है। तो ये इसका पूरा एक पेज पे जो चार्ट्स है तो उसका ये मतलब सूची है वो, ये सॉरी ये रहता है। उसके बाद में ये एब्रेविएशंस है कि बीजे, ये जो है हर जगह हर बार आता है, तो हर जगह हर बार तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने शॉर्ट फॉर्म देखा है। तो बीजे है, ये बीज स्फुट के लिए, क्षेत्र स्फुट के लिए केएस है, ऐसे। उसके बाद में ये एक्नॉलेजमेंट है। तो ये एक्नॉलेजमेंट में सभी लोगों को धन्यवाद देना रहता है, और किसी को धन्यवाद नहीं दिया तो बहुत बहुत खराब होता है। सिर्फ मार्क के लिए नहीं, लेकिन फ्यूचर के लिए ये हमें ध्यान में रखना होता है, हमें किसने हमें मदद किया था वगैरह, ऐसे। तो ये पहला चैप्टर हो गया है, ऐसे। तो इसके बाद में दूसरा रहता है, लेकिन टाइम बहुत हो गया है, तो शायद हम कल देखें, या आज आपका मूड है?